हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नई कक्षा में। तो आज हम यूपी टेट 2018 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कोहलर का सिद्धांत है, यानी कोहलर का सिद्धांत किससे संबंधित है? एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वभावतः यादृच्छिक क्रिया है, व्यक्ति सूझ द्वारा सीखता है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसका विकल्प सी, व्यक्ति सूझ द्वारा सीखता है, क्योंकि कोहलर का सिद्धांत ही है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। दूसरा प्रश्न है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? नई भाषा सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? पहला विकल्प है अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। दूसरा विकल्प वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। जैसे ही अक्षरों के द्वारा शब्दों को जानेंगे, उनके मध्य साहचर्य स्थापित होगा, तो नई भाषा सीखने में आसानी होगी। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? समावेशी कक्षा, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता रखा है, समावेश करना होता है तो केवल विशिष्ट बालक, सामान्य और विशिष्ट बालक, केवल सामान्य बालक, बहुभाषी और प्रतिभाशील बालक। तो समावेशी कक्षा में कौन से बालक होते हैं? सामान्य और विशिष्ट बालक। चौथा प्रश्न, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? गणित संबंधी अधिगम अक्षमता, मौखिकता संबंधी दोष, पठन संबंधी दोष, गणना दोष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यानी गणना दोष, ऑप्शन नंबर सी। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, निगेटिव चीज़ों से दूर रहेंगे। जैसे यहाँ अभाव, न होना, अलगाव, तीनों निगेटिव ही हैं। तो संवेदनशीलता, इस प्रकार भी हम उत्तर पर पहुँच सकते हैं। और प्रश्न के आधार पर समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता इसलिए आवश्यक है क्योंकि विशिष्ट बालक अपने आप को समाज में अन्य सदस्यों से अलग न समझें तथा समाज में अपने आप को समायोजित कर सकें, इसलिए समावेशीकरण के लिए संवेदनशीलता आवश्यक है। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? संवेग का तत्व कौन सा नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, संवेदी। तो इसका विकल्प ऑप्शन नंबर डी, संवेदी। संवेदी क्रियाओं पर संवेग का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि व्यवहार, दैहिक और संज्ञानात्मक प्रभाव पड़ते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञानात्मक क्षेत्र किसने बताया है? ब्लूम ने। तो उनके अनुसार इसका सही क्रम ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मूल्यांकन पहले तो आएगा नहीं, लास्ट में ही आएगा। तो बी और सी विकल्प दोनों गलत, तो बचे ए और डी विकल्प। तो देखते हैं, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो ज्ञान के बाद अवबोध आता है, उसके बाद अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो इसका विकल्प डी सही है। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो स्वेच्छाचारी यानी एक तरह से आप सेल्फिश कह सकते हैं, तो यह शिक्षण की विशेषता नहीं है। अप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्रूम, गार्डनर, हर्जबर्ग, स्किनर। तो अप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर के द्वारा दिया गया है। जैसा कि मैंने 2-3 सिद्धांत आपको अप्रेरणा के बताए हैं। अप्रेरणा का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किसका है? फ्रायड का। पदानुक्रमित सिद्धांत मैस्लो का। अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान, ये सब शिक्षण के प्रतिमान हैं और यह किस प्रकार से संबंधित है? सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयुक्त है? कौशलों का स्थानांतरण, कौशल अंतरण एक गति नहीं है, गति है न कि उद्देश्य। रेखिक अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम
तैयारी और अर्जन। तो इसका विकल्प भी सही है, रेखीय अभिक्रम। क्यों? क्योंकि रेखीय अभिक्रम उपयोगी माना जाता है शिक्षण कौशलों के स्थानांतरण में, क्योंकि इसमें सीखने को छोटे छोटे क्रमिक चरणों में बांटा जाता है। एक कौशल सीखने के बाद उससे संबंधित दूसरा कौशल सीखना आसान हो जाता है। जबकि शाखीय अभिक्रम क्या है? विद्यार्थी की गलतियों के आधार पर अलग अलग मार्ग दिए जाते हैं। तो अतः रेखीय अभिक्रम कौशलों के स्थानांतरण में सर्वाधिक उपयुक्त है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? शिक्षण के सूत्र मैंने आपको बता रखे हैं, आप वीडियो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो को। तो शिक्षण के सूत्र के जनक हर्बर्ट स्पेंसर और कामेनिशियस को माना जाता है। इन्होंने 11 प्रकार के शिक्षण सूत्र दिए हैं। उनमें से कौन कौन से हैं? सरल से कठिन, अनिश्चित से निश्चित, दृश्य से अदृश्य, निगमन से आगमन। अतः इनमें कौन सा विकल्प गलत है? चौथा विकल्प निगमन से आगमन की ओर, क्योंकि शिक्षण सूत्र आगमन से निगमन की ओर होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम सोपान क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण, जैसा कि हर प्रश्न पत्र में यह प्रश्न अवश्य ही मिल रहा है, अतः आप प्ले आई बटन पर क्लिक करके सूक्ष्म शिक्षण को अवश्य ही देख लें, अवश्य ही समझ लें। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद क्या होता है? प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद क्या होता है? योजना बनाना। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अवबोध स्तर: पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण। अवबोध स्तर में कौन सा शामिल है? अन्वेषण। और अवबोध स्तर का प्रथम स्तर भी अन्वेषण ही होता है। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव है जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्र की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रारंभिक सामग्री भी मौजूद हों। तो तीनों विकल्प सही हैं, अतः ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी तीनों सही हैं। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। अगर आपको किसी ने बुलाया तो आपको संवेदना हुई, तो आप अपनी प्रक्रिया किस प्रकार प्रकट करेंगे? दृष्टि संवेदना से, स्पर्श संवेदना से, ध्वनि संवेदना से और प्रत्यक्षण संवेदना से। तो आप अपनी प्रक्रिया हाँ या ना में देंगे, बोल कर देंगे, अतः या ध्वनि संवेदना से प्रकट करेंगे। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 5 से 8 साल। तो प्राक संक्रिया, इसी का अन्य नाम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी है, अतः इसकी अवधि 2 से 7 साल है। पियाजे ने कितनी प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? संवेदी या पेशीगामक अवस्था, पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो बाल्यावस्था के बाद की बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था के बाद की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भय का अंत। तो इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, भविष्य की योजना की सूझबूझ किशोरावस्था के बाद आती है, जबकि इसमें किशोरावस्था की बात कही गई है। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित हैं? जैसा कि मैंने आपको कई बार बता चुका है कि भाषा विकास का सिद्धांत जहाँ भी दिखे आप चाम्स्की को याद करेंगे। अतः देख सकते हैं विकल्प के आधार पे पावलोव, बीने, चाम्स्की, मार्लो। तो ऑप्शन नंबर सी, भाषा विकास से संबंधित कौन से वैज्ञानिक हैं? चाम्स्की। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शोधक से सिद्ध किया है? संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम, स्थान अधिगम। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत ही है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत,
अतः ऑप्शन नंबर बी अधिगम के प्रयास एवं भूल से। गिरोह अवस्था यानी आप इसे टोली की अवस्था भी कह सकते हैं, किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो टोली की अवस्था किससे संबंधित होती है, बताया है मैंने बाल्यावस्था से, और बाल्यावस्था की आयु क्या होती है 6 से 12 वर्ष। अतः उसके अंतर्गत होगा, देख सकते हैं 16 से 19, 3 से 6, 8 से 10 और 16 से 19। तो यानी गिरोह अवस्था टोली अवस्था बाल्यावस्था के अंतर्गत आएगी, तो 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। प्रथम अवस्था संवेदीगामक अवस्था, द्वितीय अवस्था पूर्व या संक्रिया अवस्था, तृतीय अवस्था मूर्त अवस्था है। अतः इस प्रश्न का उत्तर मूर्त संक्रिया अवस्था, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है। अधिगम में योगदान, अधिगम की इच्छा, अधिगम के लिए अधिगम की इच्छा आवश्यक है, प्रेरणा भी आवश्यक है, रुचि भी आवश्यक है, विषय वस्तु का स्वरूप यह शामिल नहीं है। अतः ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। निम्नलिखित में से सामाजिक मूल्य कौन से हैं। सामाजिक मूल्य यानी समाज, सहयोगात्मक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की भावना। आक्रामकता की भावना तो हो गया नहीं, तो सामाजिक मूल्य कौन सा हो सकता है, सहयोगात्मक व्यवहार, यानी सहयोग के द्वारा जो व्यवहार होगा वह सामाजिक मूल्य होगा। पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। तो स्वशोधन में, जैसा कि स्वतः शोधन दिया है, तो स्वतः शोधन में व्यक्ति समस्या समाधान की सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता, बल्कि केवल उन्हीं विकल्पों का चयन करता है जो उसे संगत लगते हैं। और पश्चात अन्वेषण और तथा साधना साध्य विश्लेषण, यह विश्लेषण की 2 प्रविधियां हैं। तो इस हिसाब से आप उत्तर को पहचान कर सकते हैं कि पश्चात अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं, स्वतः शोध के उदाहरण हैं। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की गति, मात्रा, प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है, स्किनर ने, रॉस ने, एबिंगहाउस ने, गेट्स व अन्य ने। तो सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति का सीमा को ग्राफ प्रदर्शित करते हैं, इसे गेट्स एवं अन्य ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम कितने हैं, 3। इसे ही प्राथमिक नियम को ही मुख्य नियम कहा जाता है, जबकि 5 गौण नियम भी दिए हैं। तो 3 प्राथमिक नियम है, कौन कौन से हैं, अभ्यास, प्रभाव और तत्परता। तो इसमें शामिल कौन नहीं है, साचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। तो कौन सा होगा, तर्क, व्यवहार, चिंतन, अभिप्रेरणा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी व्यवहार सही और उत्तर होगा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, चित्र अनुबंधन। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर ने दिया है, तथा इसका दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन भी है। जबकि प्राचीन अनुबंधन शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को कहते हैं, जिसका प्रतिपादन पावलोव ने किया है। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम एक लक्ष्यमुखी प्रक्रिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है, जो कि पूछा है कि विशेषता नहीं है, क्योंकि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जैसे मानसिक रूप से जो सीखना होता है उसका अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। तो थैंक यू, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं
अगली वीडियो में एक और नए प्रश्न पत्र के साथ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।